साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी का डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 3। आज डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 3 में हम आपके सामने मुख्य रूप से 4 बातों को क्लियर करने वाले हैं, जिन 4 बातों को लेकर आए दिन रिकवरी एजेंट द्वारा, कलेक्शन मैनेजर द्वारा, यहां तक कि टेलीकॉलर द्वारा आपको धमकाया जाता है, एक डर और खौफ का माहौल पैदा किया जाता है कि आपका लोन एनपीए हो जाएगा, आपका लोन राइट ऑफ हो जाएगा, आप विलफुल डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे, आपके खिलाफ केस फाइल हो जाएंगे। कई लोगों के दिमाग में एनपीए, राइट ऑफ, सिविल सूट फाइल और विलफुल डिफॉल्ट को लेकर ढेर सारी बातें हैं, लेकिन आज इस डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 3 के अंदर मैं आपको इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन एक महत्वपूर्ण घोषणा सुन लीजिए, कल रविवार रात 8 बजे एक स्पेशल पार्ट हमारा डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 4 पोस्ट होने वाला है। यानी कि कल लाइव होगा केवल और केवल एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं कल रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहां पर हम जानकारी देंगे यदि किसी लोन डिफॉल्टर के खिलाफ सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट या क्रिमिनल कंप्लेंट का केस फाइल होता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। यकीन मान के चलना, अपने लाइव के दौरान मैं आपको वो चलचित्र पेश करने वाला हूं, वो काल्पनिक दृश्य पेश करने वाला हूं जो कोर्ट में होते हैं। जिस तरह महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का आंखों देखा हाल बताया, वही आंखों देखा हाल मैं आपके सामने कल डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 4 लाइव में पेश करूंगा। तो जुड़ना न भूले कल रात 8 बजे लाइव में डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 4 देखने के लिए। और आज बात कर रहे हैं डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 3, एनपीए, राइट ऑफ, विलफुल डिफॉल्ट और सिविल सूट फाइल। तो साथियों ध्यान रखिए कि आज की तारीख में देश के करीब 28 करोड़ लोग लोन लिए हुए हैं, यानी कि किसी न किसी एनबीएफसी या बैंक के कर्जदार हैं। आंकड़ा देखा जाए तो हर 5 में से एक भारतीय पर किसी न किसी का लोन है। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट कर देता है ना, तो ये मान के चलो कि आपने किसी एनबीएफसी की किडनी ही छीन ली है। पहली डिफॉल्ट पर ही कॉल, हरेसमेंट, रिकवरी विजिट शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है डराने का खेल। और इन्हीं डराने के खेल में ये महत्वपूर्ण शब्द होते हैं एनपीए, राइट ऑफ, विलफुल डिफॉल्ट और सिविल सूट फाइल। तो आज इन्हीं मुद्दों पर बात करते हुए कहूंगा मैं कि यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन नहीं भर पा रहे हो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, ताकि कल कोई आपको डराए नहीं। एक और बात कहूंगा, हम जो भी जानकारी देते हैं वो अपने बेस्ट देते हैं, यानी कि अपने बेस्ट नॉलेज, जितना हमको अच्छा ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर देते हैं। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप उस चीज को किसी और लीगल एक्सपर्ट से वेरीफाई कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए कि एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एक 2 चीजें जानते हो आप। एक होती है जमा, आप अपनी राशि को, यानी कि आपके पास कोई राशि है, आपने बैंक में जमा कराई, आपने एफडी कराई, आपने सेविंग अकाउंट खोला, आपने आरडी कराई, तो ये जो सारा पैसा है ना आपका, ये जो सारा पैसा, ये पैसा जमा हो गया बैंक में। तो ये बैंक की लायबिलिटी है कि वह आपको चुकाए। लेकिन बैंक या एनबीएफसी यदि आपको लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो उनकी असेट है, यानी कि उनकी संपत्ति है। इस बात को समझने की कोशिश करना कि उन्होंने अपना धन आपको दिया है, वो असेट्स है। और वही असेट्स यदि आप नहीं पे करते हो लगातार 3 महीने, यानी कि 90 डेज तक यदि आप लोन पे नहीं करते हो और 90 डेज क्रॉस हो जाते हैं तो आपका लोन
एनपीए कैटेगराइज होता है, ये बात अलग है। कई एनबीएफसी, कई बैंक 90 डेज पूरे होने के बाद भी कुछ लोन्स को एनपीए में नहीं डालती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि रिकवरी के जरिए या किसी कानूनी कार्रवाई के जरिए, विजिट के जरिए हम इस लोन को एनपीए से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जनरली 90 डेज के बाद, यानी कि 91 या 92 डेज बाद आपका लोन एनपीए कैटेगराइज हो जाता है। मतलब जैसे ही लोन आपका एनपीए हुआ, आपके सिविल में उसकी एंट्री शुरू हो गई और बैंक की नजर में आप बैंक के लिए एक खतरनाक यानी कि रिस्की क्लाइंट बन गए। क्योंकि पहले महीने बैंक ने रिकवर कर लिया, ठीक है, दूसरे महीने रिकवर कर लिया, ठीक है, अगर तीसरे महीने भी अगर आप बैंक रिकवर नहीं कर पाई, एनबीएफसी रिकवर नहीं कर पाई, तो आगे उस लोन की वसूली थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए आप खतरनाक यानी कि रिस्की क्लाइंट के रूप में शामिल आ रहे हैं। यह ध्यान रखिए कि एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना कि लोन जब एनपीए की तरफ जाता है, 2 महीने 3 महीने आप नहीं भर पाते हो, तो रिकवरी एजेंट द्वारा आपको जेल के नाम पर डराया जाता है कि तुमको जेल हो जाएगी, तुम गिरफ्तार हो जाओगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो जाएगी। यहां तक कहते हैं कि अगर तुम्हारा लोन एनपीए हो गया तो तुम्हारा सेटलमेंट नहीं होगा, तुम्हारा लोन राइट ऑफ हो गया तो तुम्हारा फ्यूचर में सेटलमेंट नहीं होगा। इस प्रकार की भ्रामक बातें रिकवरी एजेंट द्वारा कही जाती है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर लोन एनपीए होता है तो यहां पे 2 चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि लोन 2 प्रकार के होते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। जानकारी जो दे रहा हूं मैं, वह दोनों ही लोन के मैटर में रहेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस ये है कि सिक्योर्ड लोन में यदि आपका बैंक से, एनबीएफसी से कोई लोन है, तो बैंक और एनबीएफसी, अगर एनबीएफसी के रूल में और एनबीएफसी यदि सरफेसी के अंदर लिस्टेड है, तो बाकी बैंक तो होती है, तो यह सीधे से सीधे सरफेसी की कार्रवाई में जा सकते हैं और आपको 13(2) का नोटिस जारी कर सकते हैं। उसके बाद 13(4) की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। वहां थोड़ा आपको अवेयर रहने की ज्यादा जरूरत है। बाकी अनसिक्योर्ड लोन में आपके अधिकार भरपूर सुरक्षित है, वहां आपको किसी प्रकार का ज्यादा तनाव नहीं होता है। कुछ लोगों की ये सोच होती है या उनको ये कहा जाता है कि आप कुछ राशियां जमा कराते रहो। कई पैनल बने हुए हैं जो पैनल ये कहते हैं कि आपको हर महीने हमको इतनी ईएमआई देनी है, उस ईएमआई का छोटा छोटा भाग हम कंपनियों को, एनबीएफसी बैंक को जमा कराते रहेंगे, आपका लोन जो है एनपीए नहीं होगा। और 10,000 की आपकी किस्त है और उसमें वो 500 या 1,000 रुपया जमा कराते हैं, तो वह आपको कुल मिला के भरमाते हैं, भ्रम में डालते हैं। ये ध्यान रखना कि भले ही आप अपने लोन का, ये मैं ओवरड्राफ्ट के मैटर में नहीं कह रहा हूं, सीसी मैटर में नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना जो ओडी लोन होते हैं उनके मैटर में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप यदि अपनी ईएमआई का भुगतान नहीं करते हुए आप ये सिर्फ सोचते हो कि मैं केवल ब्याज बढ़ता रहूं, तो इस कंडीशन में आपका प्रिंसिपल 90 डेज के ऊपर ओवरड्यू हो गया, तो यहां पर एनपीए कैटेगराइज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए आप, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है विशेष रूप से। और एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा, 13(2) का नोटिस जारी होने के बाद कई लोग क्या गलती करते हैं, 13(2) एक तरफ से लोन रिकॉल नोटिस है, उन्होंने पूरी राशि की डिमांड कर ली, लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, चलो एक काम करता हूं 3 ईएमआई जमा करा देता हूं, और नोटिस का कोई जवाब देते नहीं है, नोटिस का कोई जवाब देते नहीं है और इस नोटिस को वापस वो रिकॉल कराते नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती होती है, ये गलती नहीं करनी है। खैर, इस टॉपिक पे मैं डिटेल वीडियो कभी अलग से बनाऊंगा क्योंकि आज का टॉपिक नहीं है। तो एनपीए, आपको एनपीए में एक ही बात समझनी है कि अगर अनसिक्योर्ड लोन है या कोई सिक्योर्ड लोन भी हो, लोन का सेटलमेंट एनपीए होने के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं होता है। ये बात अलग है, मार्च महीने में हमने ही कहा था कि कुछ बैंक बिना एनपीए के भी आपका लोन सेटलमेंट करेगी, तो वैसा होता है, लेकिन उस जगह अवेयर रहना पड़ता है। आज भी एक सेटलमेंट लेटर जारी हुआ था, एक साथी ने हमको भेजा था, देशराज जी ने, हमने सेटलमेंट लेटर को देख के कह दिया कि फर्जी सेटलमेंट लेटर है, आप सावधान रहिएगा इन चीजों से। अब साथियों, जब लोन आपका लंबे समय तक एनपीए हो गया और आपने लोन पे ही नहीं किया, तो
11 महीने बाद, 12 महीने बाद, साल भर बाद ये लोन हो जाता है राइट ऑफ। अब एनपीए तो आपकी समझ में आ गया कि हमने 90 दिन से ज्यादा अगर हमने लगातार ईएमआई का भुगतान नहीं किया है तो लोन एनपीए हो जाता है। यहां पर मैं एक चीज आपको और कहना चाहूंगा, कई लोग क्या सोचते हैं कि मैंने जनवरी की ईएमआई भर दी, फरवरी की नहीं भरी, मार्च की भर दी, अप्रैल की नहीं भरी, फिर मई की भर दी, जून की नहीं भरी, तो मेरा लोन एनपीए नहीं होगा। यह सोचना भी गलत है। आपकी 3 ईएमआई लगातार ड्यू रहना एनपीए कैटेगराइज हो सकता है, यह चीज ध्यान रखिए। अब यहां पर आपने लंबे समय तक लोन का भुगतान नहीं किया, साल भर का समय हो गया, तो यह लोन चला जाता है राइट ऑफ में। यानी कि जब भी आप कभी अपना सिविल स्कोर चेक करते हो या फिर कभी कभी आपको मैसेज आ जाता है कि आपका लोन राइट ऑफ हो गया। अब कई लोग ये समझते हैं कि लोन राइट ऑफ हो गया मतलब कि लोन माफ हो गया। ये सोचना बिल्कुल गलत है। कई लोग ये समझते हैं कि लोन माफ हो गया मतलब रिकवरी नहीं होगी, राइट ऑफ हो गया, ये सोचना भी गलत है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि ईसीएस एनएससीएच रुक जाएंगे, तो ये भी आप गलत जानकारी है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपने जितने समय के लिए दिए थे उतने समय एक्टिव रहेंगे। ये चीज आप ध्यान रखो कि लोन के राइट ऑफ होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका लोन माफ हो गया, आपकी रिकवरी नहीं होगी, आपके खिलाफ लीगल केस नहीं होंगे और आपके मैटर में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रुक जाएंगे। बस फायदा ये मिलेगा कि आपकी उस राशि पे ब्याज नहीं जुड़ेगा, पेनल्टी नहीं जुड़ेगी, एक फिक्स राशि हो जाएगी और वो लोन राइट ऑफ हो जाएगा। ये बात ध्यान करके चलना कि जो क्रेडिट कार्ड या जो पर्सनल लोन या जो अनसिक्योर्ड लोन राइट ऑफ हो गए उनका सेटलमेंट बहुत ही कम कीमत में होता है, क्योंकि कंपनी ने अपने रिकॉर्ड से उनको हटा दिया है। कंपनी ने अपने रिकॉर्ड से उनको हटा दिया है। यानी कि पहले तो ये लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए हो गए, जिससे कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा था अपनी एसेट से। अब उसको डाल के इन्होंने राइट ऑफ पे डाल दिया, मतलब यहाँ पे आप ब्याज पेनल्टी वगैरह कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रही है। कंपनी को फायदा ये है कि उनकी जो बैलेंस शीट है वो क्लियर हो रही है, नेगेटिव मार्किंग उससे बाहर निकल रही है, उसका टाइटल क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। दूसरी बात, कई लोग जो समझते हैं कि राइट ऑफ होने के बाद कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो ध्यान रखिए, आपने अंतिम ईएमआई भरी, उसके साल भर बाद आपका लोन अगर राइट ऑफ भी हो गया, साल भर बाद आपका लोन राइट ऑफ भी हो गया, तो लिमिटेशन ईयर जो है ना, लिमिटेशन पीरियड वो 3 ईयर का है, जो आपने लास्ट ईएमआई पे की उसके, तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है लिमिटेशन के अंदर। ठीक है, अब राइट ऑफ कब होता है? एक सवाल जनरल क्वेश्चन है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि सर लोन राइट ऑफ कब होता है, आरबीआई क्या कहता है? तो आरबीआई ने इस मैटर में कोई स्पेसिफिक प्रावधान नहीं किया गया है कि 10 महीने में राइट ऑफ हो जाएगा, 11 महीने में राइट ऑफ करना है या 12 महीने में राइट ऑफ करना है। कंपनियां खुद ही राइट ऑफ करती है, 1 साल के बाद भी करती है, कभी कभी कुछ लोन 2 साल बाद भी राइट ऑफ होते हैं। यानी कि राइट ऑफ कंपनी बैंकों का विवेकाधिकार है, वो अपने ऊपर करती है। आरबीआई का इस मैटर में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। अब साथियों क्या होता है कि जब भी आप ये देखते हो कि सिविल में आपके लिखा हुआ है राइट ऑफ सिविल सूट फाइल, बहुत कम लोग ऐसे होंगे, बहुत कम लोग जिनके राइट ऑफ के साथ में सिविल सूट फाइल या सेटल्ड नहीं लिखा है। सेटल लिखा है मतलब आपने लोन सेटलमेंट करा लिया राइट ऑफ के साथ में, लेकिन राइट ऑफ के साथ में सिविल सूट फाइल लिखा है, तो कई लोग ये तनाव में रहते हैं कंपनी ने कौन सा केस फाइल कर दिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिविल सूट का मतलब सिविल सूट होता है, क्रिमिनल केस नहीं होता है। यानी कि भले सिविल सूट लिखा हुआ आ रहा है, कोई गिरफ्तारी वारंट आपके पास नहीं आने वाला है, कोई जैसी वारंट आपके पास नहीं आने वाला है। तो दिमाग में प्रश्न हो जाता है, सर कौन सा सिविल सूट फाइल किया, अब ये तो बताओ। तो वो आपको अपने नोटिस देखने पड़ेंगे जो आपके मेल पे आए, जो आपके घर पे हार्ड कॉपी में आए वो। वैसे आर्बिट्रेशन की कार्रवाई चल रही है, उसको भी सिविल सूट कहा जाता है क्योंकि वो भी सिविल सूट के नेचर में आता है। इसके बाद राशि वसूली के लिए यदि बैंक कोई सिविल कार्रवाई करता है तो वो सिविल सूट में काउंट होता है। ठीक है, अब
यहां पे ध्यान रखिए, आर्बिट्रेशन भी हो गया, सिविल सूट भी हो गया, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हर एनपीए राइट ऑफ नहीं होता है, हर एनपीए राइट ऑफ नहीं होता है, और हर राइट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर नहीं होता है। जैसे जैसे बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, हर लॉयर एडवोकेट नहीं होता है। एलएलबी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एडवोकेट नहीं होता है, वो लॉयर हो सकता है। उसी प्रकार बता रहा हूं मैं, एडवोकेट वो होता है जो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, जिसने एआईबी का एग्जाम क्लियर किया हो, जिसने स्टेट बार काउंसिल से एनरोलमेंट करा के वह कोर्ट में प्रैक्टिस करता हो पक्षकारों के लिए। और लॉयर वह है जिसने भले ही एलएलबी कर ली, वह कहीं नौकरी कर रहे हैं या अपने चैम्बर में लोगों को सजेशन दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और यही कारण है, कई बार आपने जब ये रिकवरी एजेंट कहते हैं हम एडवोकेट को साथ में लेके आएंगे, और आपने कई बार हमारी रिकॉर्डिंग सुनी होगी, तब हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम्हारे पास लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट्स नहीं। अब आगे चलते हैं, तो विलफुल डिफॉल्टर नहीं। तो एक बात ध्यान रखना कि लोन सेटलमेंट जो है ना, लोन सेटलमेंट वो राइट ऑफ के बाद बहुत कम अमाउंट में होता है, और एनपीए के बाद ही लोन सेटलमेंट होता है। बहुत कम 0.0001% चांस है कि बिना एनपीए लोन सेटलमेंट होते हैं। वो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में होते हैं, जिनका जिक्र मैं पहले इसी चैनल पे कर चुका हूं। साथियों, अब बात करते हैं विलफुल डिफॉल्ट। आपका जब भी लोन डिफॉल्ट होता है ना, आपको एक धमकी या एक नोटिस जरूर आता है कि हम आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर देंगे, यानी कि हम ये साबित कर देंगे कि तुम जानबूझकर लोन डिफॉल्ट कर रहे हो। पर्याप्त कैपेसिटी है, आपका लोन 10 लाख का है, लेकिन आपके पास 1 करोड़ की संपत्ति है। आपके पास पैसा है, लेकिन आप चुकाना नहीं चाहते हो, आपने जानबूझकर पैसों को चुकाया नहीं है, हम आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित करेंगे। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एक रेहड़ी चलाने वाला, एक नौकरी करने वाला, एक सरकारी नौकरी वाला या कोई भी व्यक्ति कभी भी जानबूझकर कभी भी कोई भी लोन डिफॉल्ट करना नहीं चाहेगा। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते ही कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार होता है, यह ध्यान रखिए। अब ऐसी स्थिति में कोई एनबीएफसी या बैंक किसी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना चाहता है तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, उसके लिए बाकायदा एक कड़ी प्रक्रिया है, पूरा एक रूल है, पूरा एक रेगुलेशन है जो उनको फॉलो करना पड़ता है। यानी कि पहले तो यह साबित करना पड़ता है कि व्यक्ति ने पैसा गलत जगह लगा दिया, जिस इंटेंशन के साथ दिया उस इंटेंशन में नहीं लगाया, जानबूझकर उसने पैसों की हेराफेरी की है, उसके पास पर्याप्त साधन है कि वह लोन चुका सकता है। यह साबित करना पड़ता है एनबीएफसी को या बैंक को, तभी किसी व्यक्ति को लोन डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है, और विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए भी पहले पार्टी को नोटिस देना पड़ेगा, उसका जवाब लेना पड़ेगा, उसके बाद एक कमेटी बनानी पड़ेगी। कमेटी इस मैटर में विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने की प्रक्रिया करेगी। उस कमेटी का जो भी रिजल्ट या जो भी निष्कर्ष हो, एक और कमेटी उस पर रिव्यू करेगी और उसको चैलेंज करने का अधिकार भी सुरक्षित है लोन डिफॉल्टर साथी के पास कि वो लोन डिफॉल्टर नहीं है। इस मैटर में हाई कोर्ट्स में रिट पिटीशन भी फाइल होती है, और सबसे बड़ी बात, विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के बाद विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने की प्रक्रिया और उसके निष्कर्ष से संबंधित आरबीआई को और सिविल को इन्फॉर्म करना पड़ता है। और यह भी सुन लीजिए, अगर आपके 2, 5, 10, 15 लाख के लोन है ना, तो आप दिमाग में कभी सोचना भी मत कि आपके लिए कंपनियां इस हद तक जाएगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए प्रॉपर नोटिस भेजना जरूरी है, मौका, हियरिंग का मौका देना है उसको, वो अपने अधिकार के साथ बातचीत कर सकता है। कितनी राशि पर विलफुल डिफॉल्ट घोषित किया जा सकता है, वैसे तो आरबीआई के स्पेसिफिकेशन में किसी अमाउंट का हवाला नहीं है, लेकिन 25 लाख रुपए या उससे अधिक का लोन होने पर इसमें सीरियस इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, 18,000 विलफुल डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं भारत में, जबकि भारत में
लोन लेने वालों की संख्या 28 करोड़ है। परसेंटेज आप खुद लगा दीजिए। अभी 18,000 लोग कौन है? बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े तीसमार खान। उस कैटेगरी में आप एक आम आदमी तो आता ही नहीं है, क्योंकि 28 करोड़ लोगों ने लोन लिया। यानी भारत में आज की तारीख में हर 5 में से एक व्यक्ति लोन ले चुका है। और विगत 10-11 साल में 19 लाख करोड़, विगत 10-11 साल में 19 लाख करोड़ के लोन जो है वो राइट ऑफ हुए हैं। साथियों, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि विषम परिस्थिति, आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन पे नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी स्थिति में आपको एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय लेकर आपको प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। जो जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जिन नोटिसों के जवाब जरूरी है, उनके जवाब देने चाहिए। क्योंकि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हुए हो तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज कोई रिकवरी एजेंट यदि आपको यह कहेगा कि आपका लोन एनपीए हो जाएगा, आपका लोन राइट ऑफ हो जाएगा, तो आप अपने अधिकारों को समझ चुके। हम आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर देंगे तो मेरे हिसाब से आप समझ जाओगे। लेकिन आपका लोन एनपीए होता है और आपका लोन जो है वो सिक्योर्ड लोन है, मॉर्गेज लोन है, प्रॉपर्टी लोन है, होम लोन है, कंस्ट्रक्शन लोन है, एजुकेशन लोन है। जहां आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है तो ध्यान रखिए, आपको सावधान भी रहना है, अपना बचाव भी करना है और किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर ही आपको सिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट करना चाहिए। सिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट करने का सजेशन हम नहीं देते हैं, ये परिस्थितियां आपकी होती है। बाकी सिंपल सी चीज है, आपका व्हीकल लोन है, आप नहीं भर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कानूनी प्रक्रिया है उनसे आप अपना बचाव कर सकते हो, उसमें भी सेटलमेंट होते हैं। होम लोन के मैटर में भी आपने सेटलमेंट देखे होंगे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक मेंबरशिप पे। बस ये है कि लापरवाही नहीं करनी है। कई लोग 13(2) का नोटिस आता है, वह 60 दिन का टाइम में भूल के बैठ गए, 13(4) का नोटिस चस्पा हो गया, शांति से बैठे हैं, फिर तो घर से बाहर निकलना ही है। आर्बिट्रेशन के नोटिस आ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, सेक्शन 25 के नोटिस आ रहे हैं, 138 के नोटिस आ रहे हैं, हम तो लापरवाह बने पड़े हैं। तो ये बहुत गलत बात है, ये चीज ध्यान रखिए। और एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि आज की तारीख में कुकुरमुत्तो जानते हो ना? हाँ, जान गए। कुकुरमुत्तों की तरह एनबीएफसी, हजारों एनबीएफसी कंपनियां उमड़ पड़ी है, जो आज की तारीख में कई लोगों को मॉर्गेज लोन दे रखी है। लेकिन आपको मालूम है, केवल 196, आंकड़ा याद रख लीजिएगा, केवल 196 एनबीएफसी कंपनी ही ऐसी है जिनको सरफेसी का पावर प्राप्त है। हर कोई सरफेसी एक्ट की कार्रवाई नहीं कर सकता है, ये चीज भी ध्यान रखिए। और इसकी लिस्ट भी देखना चाहो तो आप आरबीआई की वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनियां किस तरीके से सरफेसी एक्ट की कार्रवाई कर सकती है। वैसे ध्यान रखना, बैंक हो या एनबीएफसी, उनको आपकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, गांव के गांव आज एनबीएफसी के शिकार हो चुके हैं, वहां पर आपको सावधान रहना है। क्योंकि एनबीएफसी की स्थिति यह होती है कि आपको सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं देते लोन का, अपने लोन के डॉक्यूमेंट टाइम पे लिया करो, सैंक्शन लेटर टाइम पे लिया करो। एनबीएफसी केवल और केवल सामाजिक भय, सामाजिक दबाव, आपके मान सम्मान को चोट पहुंचा के आपसे 4-4 गुना वसूली करती है। कोविड-19 के अंदर 3 महीने का मोरेटोरियम देके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा और ईएमआई बढ़ गई 5-5, 10-10 साल। तो ऐसे मामलों में आपको चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैं खुले रूप से इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि एनबीएफसी से होम लोन लेने से आपको बचना चाहिए, साथियों, बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज ये जरूर ध्यान रख लो कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो रहे हैं तो आत्महत्या जैसा घृणित कार्य बिल्कुल भी नहीं सोचना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कानून आपके साथ है। पार्ट 1 में 20,000 लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस सुना था। मैं दावा करता हूं कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक वीडियो देखता है, कितने भी बुरी परिस्थितियों में क्यों नहीं हो, लड़ने का एक जज्बा, एक हौसला उसके अंदर बढ़ता है। और एक और बात वापस रिपीट कर रहा हूं, कल रात 8 बजे
लाइव होगा, लेकिन लाइव के अंदर आंखें बंद करोगे तो महाभारत के संजय की तरह जो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की कहानी सुनाई थी, उसी तरीके से मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको, किस तरीके से कोर्ट में प्रोसेस होता है। कमेंट्स ऑफ रहेंगे, केवल मेंबरशिप कमेंट ऑन रहेंगे। कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि आज तक जितने भी लाइव हुए उसका सबसे चर्चित लाइव ये रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तो कल मिलते हैं रात 8 बजे।